ये हम जो ये वाचन का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम अष्टांग हृदय ये हम लोगों ने ज्वाइन लिया है वाचन के लिए, और इसके सूत्र स्थान से ही हम स्टार्ट करते जाएंगे। ठीक है, वाचन का स्टार्ट हम सबसे पहले प्रार्थना से करेंगे। सबसे पहले मैं मेरे आराध्य श्री शिव जी को नमस्कार करके फिर गुरु वंदना और धन्वंतरि स्तवन से स्टार्ट करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंखं चक्रं जलौकां गदगमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्रं शुकपरिविलसनं मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगमिव प्रौढदावाग्निदीलं प्रौढदावाग्निदीलं। आज जो हम वाचन स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ पढ़ के दिखाती रहूँगी, और साथ साथ में मुझे मेरे गुरु से मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सब मैं आपको बताती जाऊँगी साथ में। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले कि कोई भी हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम लोगों को वो ग्रंथ किस तरीके से पढ़ना है, उसका यूज़ आपके लाइफ में या फिर आप जब प्रैक्टिस के लिए बैठते हो। हम लोग यहाँ पर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो फिर हमें यहाँ पर पेशेंट देखना है, पेशेंट को चेक करना है, उन्हें ठीक करना है, यही सोचकर हम यहाँ पर बीएमएस में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और उसका हम लोगों को पता ही नहीं कि उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। हम लोग फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद में लगभग सबका यही सवाल होता है कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो लोगों को ये क्वेश्चन आता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, मीन्स पहले ही हम लोगों को फर्स्ट ईयर में ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, इंद्र व मतलब इन लोगों से आयुर्वेद जो है वो आगे आगे बढ़ते गया। ये सब हम जब सुनते हैं तो मीन्स इवन इन माई फर्स्ट ईयर आई वॉज ऑल्सो लाइक कि मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, इसका मुझे क्या यूज़ है, मैं यहाँ पर बीएमएस की डिग्री मतलब ये सच में मेडिकल फील्ड की डिग्री है या नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। तो ऐसा मीन्स हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं, मीन्स राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ अष्टांग हृदय, वॉट एवर यू आर रीडिंग, उसका यूज़ जो है। अब मुझे प्रैक्टिस के इतने साल हो गए हैं, मैंने अपने गुरु के अंडर जो कुछ भी सीखा है वहाँ पर मैं देखता रहूँ कि इवन अभी भी हम जितने भी पेशेंट्स देखते हैं, हम लोगों को अभी भी फर्स्ट चैप्टर का यूज़ होता है। हम बीच बीच में फर्स्ट चैप्टर भी खोल कर देखते हैं कि वहाँ का लिंक हम अपने पेशेंट में किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये जो सूत्र स्थान है, अब सूत्र स्थान सबसे पहला मीन्स आप चरक ले लो या फिर आप सुश्रुत ले लो, सबसे पहला उन्होंने सूत्र स्थान बोला है। तो सूत्र स्थान मतलब क्या कि इसमें क्या सूत्र दिए हुए इस वजह से इसको सूत्र स्थान बोला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सूत्र मतलब क्या कि बांध के रखना। ठीक है, तो आप जब बाद में शारीरिक स्थान पढ़ते हो, आप जब बाद में निदान स्थान पढ़ते हो, आप जब चिकित्सा स्थान पढ़ते हो, एवरीवेयर वहाँ पर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका रिलेशन सूत्र स्थान से होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आप निदान स्थान में आप कोई एक सपोज पांडु आप पढ़ रहे हो, पांडु निदान। ठीक है, पांडु निदान में उन्होंने बोला है पित्त प्रधानः कुपिता। ठीक है, तो वहाँ पर पित्त प्रधान दोष कुपित होकर पांडु की संप्राप्ति बन रही है। मैं ज़्यादा डिटेल में पांडु का अभी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो ज्वाइन हुए हैं वो शायद फर्स्ट ईयर के भी लोग होंगे। ठीक है, तो उन लोगों को अभी पांडु क्या है या फिर रक्त पित्त क्या वगैरह ये सब नहीं पता होगा। बस आप ध्यान में रखिए कि मैं जो कुछ भी बता रही हूँ किस तरीके से जाता है।
पांडुओं में पित्त प्रधान दोष बोला है। फिर से विसर्प है, विसर्प भी हम लोगों को पता है कि वो पित्त प्रधान दोष है। अब अगर शरीर में पित्त बढ़ रहा है तो पित्त बढ़ के वो पांडु निर्माण करेगा या वो विसर्प निर्माण करेगा, ये कैसे डिसाइड होने वाला है? तो ये सबका जो आंसर है वो आपके सूत्र स्थान में मिलता है। तो इस वजह से जो सूत्र स्थान है वो आपके आगे के जो भी स्थान है, शारीर स्थान है, निदान स्थान है, चिकित्सा स्थान है, वो सबको जोड़ता है, इस वजह से उसको सूत्र स्थान बोला है। और यहाँ से आप जो है चिकित्सा स्टार्ट हो जाता है आपका, मीन्स आप यहाँ से ही निदान, यहाँ से ही आप चिकित्सा जो है ना वो सीखने लगते हो। बस हमें पता ही नहीं होता है कि हम वो सीख रहे हैं, बट हम सीखते जाते हैं वो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अभी। अथ सूत्रस्थानम प्रथमो अध्यायः रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्य मोहा रतितान् जगान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। सी आयुर्वेद जो है वो एक वेद है। ठीक है, वेद है मतलब क्या कि जिस तरीके से हम भगवद गीता, रामायण ये सब पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से आयुर्वेद जो है वो भी एक वेद है, मीन्स इसे भी ब्रह्मा ने बताया हुआ है। तो फिर यहाँ पर हम कोई भी जब चीज़ पढ़ते हैं इस तरीके से, तो सबसे पहले एक मंगल आचरण होता है। तो ये जो है रागादि रोगान सततानुशक्तान, ये जो श्लोक है वो मंगल आचरण का है। अब वाग्भट क्या करता है कि वो एक कंपाइलेशन है, मीन्स चरक हो गया, सुश्रुत हो गया, उनके बाद में वाग्भट आया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने वाग्भट ने क्या किया है कि वाग्भट बहुत ही स्मार्ट था। उन्होंने क्या किया, चरक ने बहुत कुछ डिटेल में बताया, सुश्रुत ने बहुत कुछ डिटेल में बताया, उसने दोनों का लेके यहाँ पर एक कंपाइलेशन करके उन्होंने शॉर्ट एंड स्वीट इस तरीके से अष्टांग हृदय में बता दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने जो मंगल आचरण है ना उसमें भी उन्होंने शॉर्ट में ही सब कुछ कर दिया है। हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर कैसे कि मंगल आचरण जो है उसमें उन्होंने मतलब व्याधि को आपको ठीक करना है, प्लस आप प्रार्थना कर रहे हो, ये सारी चीज़ें उन्होंने ये मंगल आचरण में एक साथ ही बोल दी है। अर्थात आयुष्कामी अध्याय व्याख्यास्यामः इति स्माहु रात्र्यादयो महर्षयः। अब हम पहला चैप्टर जो है आयुष्कामीय उससे स्टार्ट करेंगे। आयुः कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। आयु कामय मानेन धर्म, अर्थ, सुख और साधन, ये जो है अपना धर्म प्लस अर्थ प्लस सुख, इसका जो साधन है, मीन्स ये सब आपको किस तरीके से मिलेगा, तो वो आयु है। और ये जो आयु की जो चाह रख रहा है उसको, उसके बारे में जहाँ पर भी उपदेश बोला हुआ है, आयुर्वेद उपदेशेषु विधेय परमादरः, वो आयुर्वेद है। ठीक है, ब्रह्मा स्मृत्वायुषु वेदम, जो जहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है वो मैं पढ़ती जाऊँगी। अगर आप लोगों को बीच में कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में डाल सकते हो। देखो, सबसे पहले अभी आयुर्वेद जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो आयुर्वेद पढ़ने के लिए हमारे जो गुरु है ना डॉक्टर संतोष देशमुख सर, वो क्या बोलते थे कि जब भी आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो हम जिस तरीके से भगवद गीता वगैरह इस तरीके से अगर पढ़ते हैं या फिर ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम वो गीता पढ़ते टाइम पे सुबह स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद में हम अच्छे कपड़े पहनकर शुद्ध होकर फिर उसके बाद में वो पढ़ने के लिए बैठे हैं। पढ़ने के लिए बैठने के पहले हम उसको नमस्कार करते हैं। उसी तरीके से हम लोगों को आयुर्वेद भी पढ़ना चाहिए। बट आजकल हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, बेड पे सो गए, बिकॉज हम यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद में आए हैं, और फिर एडमिशन लेने के बाद में यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। तो आप सी BMS इज़ नॉट इक्वल टू आयुर्वेद। ओके, BMS ये डिग्री है और आयुर्वेद जो है ना वो जीवन का ज्ञान है। तो आप आयुर्वेद को उसके हिसाब से पढ़ो, सिर्फ पास होने के हिसाब से नहीं। तो आप मतलब वो हम लोगों को हमेशा ये बोलते थे कि आप जब भी आयुर्वेद पढ़ोगे तो सबसे पहले आप उस वेद को नमस्कार करो, तो उसका जो ज्ञान है वो आपको अपने आप मिलेगा। इस जो ऋषि मुनि भगवद गीता या फिर ये सब जो पढ़ाते हैं या फिर जो पढ़ते हैं, तो बस इतना बोलते हैं कि आप उसे पढ़ते जाओ, आपको उसका ज्ञान जो है वो अपने आप मिलते जाएगा। भले सामने वाला आपको ना समझा रहा हो, लेकिन फिर भी आप जब उससे पढ़ोगे, आप
आपके मन में उसके लिए आदर रहेगा तो वो ज्ञान जो है ना वो भगवान खुद ही आपको देते जाते हैं। तो इस तरीके से आपको आयुर्वेद भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा अपने इससे अलग हो रहा है, बट हम लोग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि हमारे गुरु हम लोगों को हमेशा ये बोलते थे कि आप लोग इसी तरीके से आयुर्वेद पढ़ो। बेड के ऊपर सोए हैं और फिर आप इस तरीके से बुक लेके पढ़ रहे हो, फिर पढ़ते पढ़ते उसी के ऊपर आप सिर रख के सो गए, तो ये जो है वो उसका अनादर है। अगर आप अपने वेद का अगर आप उससे इज्जत नहीं दे सकते तो वो आपको इज्जत नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको आयुर्वेद पढ़ना चाहिए। कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप चैट बॉक्स में डालते जाओ। और हाँ, एक और चीज़ कि ये जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, ये स्क्रीन शेयर उन लोगों के लिए है लाइक जो लोग अभी ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर जो अभी पास में नहीं है, जिनकी बुक्स पास में नहीं है अभी, लेकिन उन्हें ये अटेंड करने की इच्छा है, तो उन लोगों के लिए स्क्रीन शेयरिंग है। अदरवाइज आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू कीप योर बुक्स अष्टांग हृदय विद यू। आप लोग सॉफ्ट कॉपी से मत पढ़ो, हार्ड कॉपी अपने पास में रखो, हार्ड कॉपी से पढ़ो, आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ब्रह्मा स्मृत्वा युषो वेदम प्रजापति मजीग्रहत सुअश्विनोतो सहस्राक्षम सुवत्री पुत्रादि कान मुनिन ते अग्नि वेशादि कांस्ते तो पृथक तंत्राणि ते निरे। अब ये हम लोगों को फर्स्ट ईयर में सब लोगों ने सिखाया हुआ है कि ब्रह्मा से फिर दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर आत्रेय मुनि, और फिर इस तरीके से आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो आगे आगे चलता गया। अब यहाँ पर ये आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कैसे ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, उन्होंने दक्ष प्रजापति को बताया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को बताया। तो ये जो है शिष्य गुरु परंपरा से आया हुआ है, गुरु शिष्य परंपरा से। तो आयुर्वेद जब हम लोग इस तरीके से सीखते हैं गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू, तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। आपको आपका जब गुरु को सिखाते हैं तो उसका जो ज्ञान है ना वो ज़्यादा मिलता है, बिकॉज आयुर्वेद जब ओरिजिनली उस तरीके से आया हुआ है, तो आप लोग भी अगर किसी के पास में, किसी वैद्य के पास में अगर आप आयुर्वेद सीखते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा यूज़ होगा। तेभ्यो अतिवि प्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदय नाति संक्षेप विस्तरम। अष्टांग हृदय के बनाने का कारण क्या है? तो अग्निवेश ने के बनाए हुए शास्त्र अतिशय विस्तृत एवं विषय बिखरे होने के कारण उन शास्त्रों में से उत्तम सार भाग लेकर सब अर्थों को एक साथ एकत्रित करने के लिए मैं इस अष्टांग हृदय को बनाता हूँ। यह अष्टांग हृदय ना तो अतिशय संक्षिप्त और न अति विस्तृत है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद आप अगर देखोगे तो बहुत ही बड़ा है। मीन्स आयुर्वेद पढ़ने के लिए हमारी एक ज़िंदगी कम है, तो अथर्ववेद पढ़ने के लिए तो एक युग कम है हमारे लिए। तो अथर्ववेद का उपवेद आयुर्वेद है और वो भी बहुत ही बड़ा है। मीन्स अगर हमें कोई चरक और सुश्रुत भी डिटेल में पढ़ने को बोलते तो एक ज़िंदगी में होना तो मुश्किल है, तो उसको भी और संक्षिप्त मीन्स उसको भी और शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए अष्टांग हृदय बनाया है कि आप लोग एटलीस्ट इतना तो पढ़ लो, क्योंकि शायद उन्हें भी पता था कि आगे के लोग कितने आलसी होने वाले हैं हमारे जैसे। कायबाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्यदंष्ट्रा जराभूषान अष्टावंगानी तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रुताः। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा, जरा, वृष और चिकित्सा, ये इसके 8 अंग हैं। अभी यहाँ पर ऐसा एक बात है ना कि इवन आयुर्वेद की भी लोगों को नहीं पता है कि आयुर्वेद में किस किस चीज़ के लिए हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेशेंट आई थी जिसका ट्रीटमेंट चालू है इनफर्टिलिटी के लिए। उसे अचानक में टूथ एक होने लगा और वो टूथ एक का हुआ तो वो डॉक्टर के पास में गई, बट ऑब्वियस वो डेंटिस्ट के पास में गई। डेंटिस्ट ने उसको बोला कि आपको रूट कैनल करने की ज़रूरत है। अब रूट कैनल का उसका 1 वीक के बाद का प्लान हुआ, तो उसने कहा कि जब तक आपका रूट कैनल नहीं हो जाता आप एंटीबायोटिक्स के डोसेस ले लो। अब वो पेशेंट को ये डाउट आया कि अगर मैं एंटीबायोटिक्स के डोसेस आयुर्वेद के मेडिसिन के साथ में लूँगी तो चलेगा या नहीं। तो वो ये पूछने के लिए हमारे पास में आई। अब उसको कि
एंटीबायोटिक्स में लूँ मैडम आपकी मेडिसिन के साथ में तो चलेगा क्या? मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, आपको रूट कैनल बोला है तो हम लोग पहले आयुर्वेद की तरीके से देखते हैं। अगर वो आपका टूथ का जो एक है वो कम हो गया, आपका दांत का जो दर्द है वो कम हो गया, तो आपको रूट कैनल करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको उस दिन उसको ट्रीटमेंट दे दिया। इस आयुर्वेद में कुछ चूर्ण वगैरह आए हुए, दंत मंजन अलग अलग तरीके के आए हैं। फिर पंचकर्म है, तो पंचकर्म में से उसको जलों का लगाया था, प्लस कालक पीतल चूर्ण है तो वो उसको दिया लगाने के लिए। विद इन 1 डे शी वॉज ओके, उसका जो दांत का दर्द था वो पूरा चला गया। अब यहाँ पर पेशेंट को ये पता नहीं था कि आयुर्वेद में दांत के दर्द के लिए भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो उसका जब पेन चला गया उसके बाद में उसने मुझे बोला कि मैडम मुझे तो पता ही नहीं था कि आप लोग इस चीज़ के लिए भी दवा दे सकते हो। फिर उसके बाद में काफ़ी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। अभी जो आयुर्वेदिक वैद्य होते हैं ना, तो फिर उनके पास में जो प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं तो वो हर एक चीज़ के लिए मेडिसिन दे सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर 8 अंग हैं, अगर आपने आयुर्वेद अच्छे से पढ़ा है तो आप लोगों को ये सारे की सारी चीज़ें जो है ना वो आप को रिलेट कर सकते हो। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में सपोज़ कोई ईएनटी का या फिर ऑफ्थैल्म का पेशेंट आ गया। ईएनटी मीन्स ईयर, नोज एंड थ्रोट, इन तीनों से रिलेटेड। ऑफ्थैल्म मीन्स आँखों का पेशेंट, ठीक है। तो अगर इसका कोई पेशेंट आ गया तो आप अगर ईएनटी या फिर ऑफ्थैल्म में आपने एमडी नहीं किया है तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। सी ईएनटी और ऑफ्थैल्म अगर आप आयुर्वेद में देखोगे तो ये उत्तर तंत्र में बताया, मीन्स अष्टांग हृदय में वो उत्तर तंत्र में आया हुआ है, ठीक है। अब उत्तर तंत्र एकदम लास्ट है, लेकिन फिर से अभी इन आचार्य क्या बोलते हैं कि ये हमारा ऊर्ध्वांग है ना। ईएनटी ऑफ्थैल्म हमारा शरीर का एकदम ऊर्ध्वांग और सबसे प्रमुख अंग है। सारे के सारे 5 ज्ञानेंद्रिय हमारे वहाँ पर है और अष्टांग हृदय में वो उत्तर तंत्र में डाल देते हैं। मीन्स उन्होंने कुछ तो सोचकर उन्होंने उत्तर तंत्र में डाला होगा ना, या फिर उन्होंने सोचा समझा ही नहीं। भाई इतना आपका इम्पोर्टेंट अंग है शरीर का, आपके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 सेंस ऑर्गन जो है उसके बारे में जो भी ज्ञान है वो आप उत्तर तंत्र में एकदम लास्ट में डाल रहे हो, मीन्स बचा कुचा ज्ञान। तो ये कैसे पता है? आचार्य ने क्या किया हुआ है कि उन्होंने जो आपके पहले जो भी स्थान है, सूत्र स्थान है, शारीर स्थान है, निदान स्थान है, यहाँ पर उन्होंने डिटेल में आपका वो चीज़ कवर किया है। जो चीज़ उन्होंने वहाँ पर नहीं बताया वो चीज़ उन्होंने उससे रिलेटेड उत्तर तंत्र में बताया है। मीन्स शरीर में अगर आपको गृहिणी है, गृहिणी में कर्णक लक्षण आया हुआ है, ठीक है। कर्णनाद होता है। अगर अर्श का पेशेंट है, मीन्स पाइल्स का पेशेंट है तो उसको कर्णनाद होता है, उसको बाधिर्य हो सकता है। अर्श के उपद्रव में बाधिर्य आया हुआ है। तो अगर आपके पास में बाधिर्य का पेशेंट आता है और अगर उसको अर्श है तो आपका यहाँ पर निदान क्या हो जाता है कि उसको अर्श की वजह से बाधिर्य हुआ है। तो फिर इसमें क्या ज़रूरत है आपको कि आपको उसके बाधिर्य का ट्रीटमेंट करने के लिए ईएनटी की एमडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो निदान है वो तो आपकी काय चिकित्सा में छुपा हुआ है ना। मीन्स अगर आप आयुर्वेद पढ़ते हो तो आप लोग अगर अच्छे से आयुर्वेद पढ़ते हो तो आप लोग ये सबका ट्रीटमेंट जो है ना कर सकते हो। शरीर में दोष 3 है, 3 दोष है, वही पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। अब उसको जगह कहाँ पर मिलता है वहाँ पर वो व्याधि बना देता है, ठीक है। इसके लिए वो ये नहीं सोचता है कि मुझे ये डिपार्टमेंट में जाके व्याधि निर्माण करना है। हॉस्पिटल में कैसे होता है कि डिपार्टमेंट पूरा डिवाइड कर देते हैं, लेकिन दोष जो है वो व्याधि निर्माण करने के टाइम पे ये नहीं सोचता है, वो शरीर में घूमता रहता है। अभी व्याधि का भी नाम उन्होंने अलग अलग दे दिया है, ठीक है। मिस गृहिणी दे दिया नाम, वातरक्त दे दिया नाम, ठीक है। या फिर अभी सपोज योनि रोग हो गया, कि अभी ये सब जो व्याधि का नाम दिया है, शरीर तो भाई एक ही है हमारा, दोष 3 है। वो दोष जो है ना वो शरीर में घूमते रहते हैं। शरीर दोष जो है वो शरीर में घूमते उसको जो भी धातु मिल रहा है, जहाँ पर भी उसको कुछ दूषित करने के जैसा मिला, उसने उस तरीके का उसको दूषित कर दिया
और कुछ उन्होंने सिम्टम्स बना दिए हैं, ठीक है। अभी ये सिम्टम्स बनाएगा तो फिर अभी सपोज मेरे शरीर में वात दृष्टि हुआ है, ठीक है। वात दृष्टि होने की वजह से आज के दिन मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है। तो मेरे व्याधि का नाम क्या हो जाएगा, सिर्फ एकदम अक्यूट है, ठीक है, मलबद्धता। अभी वो वात दृष्टि हो के कंटिन्यू है, चलो आगे जाके मुझे अर्श हो गया, ठीक है। वात वही है, मेरा शरीर वही है, व्याधि का नाम यहाँ पर बदल गया, अर्श हो गया। अर्श है, अर्श का तकलीफ मुझे बहुत दिनों से है, ठीक है। आगे चल के मुझे उदावर्त हो गया, फिर से शरीर वही है, दोष वही है, व्याधि का नाम बदल गया। अब ये उदावर्त और आगे जाते उसने क्या किया, बाधिर्य निर्माण कर दिया। फिर से शरीर वही है, दोष वही है, व्याधि का नाम बदल दिया, है ना, बाधिर्य हो गया। तो आप लोगों को चिकित्सा करते टाइम पे क्या करना है कि आपके शरीर में दोष, धातु, मल, बस इन तीनों के ऊपर आप ध्यान दो। ये तीन आपको अगर पता है कि अगर आप इससे मार्क कर सकते हो कि कौन सा दोष दूषित है, कौन सा धातु दुष्य है और कौन सा मल दुष्य है, तो आप लोग चिकित्सा के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको नाम दो। अगर आप लोग चरक आगे पढ़ोगे तो चरक में रेफरेंस आया हुआ है सूत्रस्थान में कि आप हर एक व्याधि को नाम नहीं दे सकते, लेकिन आप अगर ये सब चीज़ें आपको पता है तो आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जरा चिकित्सा, वृक्ष चिकित्सा मीन्स स्वाजीकरण, रसायन, दंष्टा, स्नेक बाइट हो गया, डॉग बाइट हो गया वगैरह, ये सब की भी चिकित्सा आयुर्वेद में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आयुर्वेद के लोगों को ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ तो कर सकते हैं। अगर हम लोगों को ये पता होगा तो हम सामने वालों को बता सकते हैं। आगे का श्लोक लेते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषाः समासतः। यहाँ पर 3 दोष है, वात, पित्त, कफ, ठीक है। अब अगर अभी जैसे मैंने बोला कि अष्टांग हृदय जो है ना वो एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है। भी अगर आप वेद में देखेंगे तो अष्टांग हृदय में वायु के 5 प्रकार बोले हैं, वेद में वायु के 10 प्रकार बोले हुए हैं, लेकिन अपने हिसाब से मेन जो है वात, पित्त, कफ और जो भी उसके आगे आगे 5 प्रकार दिए हुए हैं वो हम लोगों को देखना है, ठीक है। ये 3 दोष जो है वो मेन है और उसी को लेके हम लोगों को आगे जो है वो देखते जाना है कि कौन सा दोष किस तरीके से दूषित हो रहा है। विकृता अविकृता देहम ग्रंथि ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनोऽपि हृत्नाभि पुरः अधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ये जो है विकृता अविकृता मीन्स ऊपर का जो श्लोक है उसी का नीचे रेफरेंस है। आयुर्वेद में जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो ऊपर के नीचे के श्लोक का रिलेशन हमेशा रहता है। तो विकृता अविकृता देहम मतलब वायु, पित्त, कफ, ये जो दोष है वो विकृत है या फिर अविकृत है, उसके ऊपर से देहम घ्रंथि ते वर्तयन्ति च, तो उसके ऊपर से अगर विकृत है तो देह का घ्रंथि मतलब देह का वो नुकसान करेंगे, ठीक है। और वर्तयन्ति च, और अगर अविकृत है तो उसका वर्तयन्ति मतलब शरीर को वो टिका के रखेगा, शरीर का अच्छा वर्धन करेगा। ते व्यापिनो अपि हृत् नाभि उरः, ते व्यापिनो अपि, ते मीन्स क्या कि वायु, पित्त, कफ, ठीक है। ये जो 3 दोष है वो शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में व्याप्त है। ते व्यापिनो अपि हृत् नाभि उरः, हृदय, नाभि और उरः के अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रयाः, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है कि उन्होंने क्या बोला, ते व्यापिनो अपि मीन्स एक तरफ से वो बोलते हैं कि पूरे शरीर में व्याप्त है, फिर वो बोलते हैं कि हृत् नाभि उरः के अधो मध्य और ऊर्ध्व में संश्रुत है। तो ये कैसे कि ये उनके प्रधान स्थान है, इस वायु, पित्त और कफ के ये जो है ना प्रधान स्थान उन्होंने बता दिए, लेकिन वो रहते पूरे शरीर में है। वरना फिर अभी उन्होंने प्राणवायु बोला है, मीन्स आगे वायु के प्रकार आएंगे कि प्राणवायु जो है वो प्राणोअत्र मूर्धगः, तो वो ऊपर कहाँ चला गया भाई, वो तो कफ का स्थान है। लेकिन उन्होंने बोला है कि वो पूरे शरीर में व्याप्त है। फिर उरस्थानम उदानस्य, इस उदान वायु जो है वो उरस्थान में है। तो
यहाँ पर अभी फिर से वो कफ का स्थान है, तो वायु वहाँ पर क्या कर रहा है दूसरे के घर में जाकर, तो ये कैसे कि वो पूरे शरीर में व्याप्त है। उनका मेन काम कहाँ पर है, उसके ऊपर से उन्होंने ये एक दे दिया है कि ये विशेष स्थान है, बाकी तो पूरे शरीर में रहते हैं। ठीक है, ये नारद मुनि जैसे हैं, सब जगह पे घूमते फिरते रहना है। ठीक है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंतम मध्य दिगाह क्रमात्। अभी ये जो वात पित्त कफ है, वयो अहोरात्रि, अहोरात्र मीन्स पूरे दिन रात में, भुक्तानाम ते अंतम मध्य दिगाह क्रमात्, अंत मध्य और आदि। अंत में वात, मध्य में पित्त और आदि में कफ, इस तरीके से उनका मतलब वो उस टाइम पर वो ज़्यादा रहते हैं, मीन्स उनका काम उस टाइम पर ज़्यादा होता है। अभी इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, जब हम प्रैक्टिस करने के लिए बैठते तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। और हम अगर हमसे ये पॉइंट छूट जाता है तो काफ़ी टाइम हमारा निदान जो है ना वो रॉन्ग हो जाता है। मीन्स अभी अगर आगे आपको सुख साध्य, कृच्छ्र साध्य ये सब प्रकार आएंगे, ठीक है, जैसे कि ओल्ड एज में वयो अहोरात्रि, वयो के अंत में वात व्याधि। अगर कोई 55-60 ईयर्स का कोई पेशेंट आपके पास में आ जाता है कि उसको वात व्याधि हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर उसके वय का विचार करना है। तो यहाँ पर अब उसको वात व्याधि हुआ है तो आप उसको बोल देंगे नहीं 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 ये पूरा ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, यहाँ पर उसका पूरा ठीक होना उतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप उसका तकलीफ जो है वो कम कर सकते हो। आप उसका तकलीफ कम कर सकते हो। अभी अगर यहाँ पर कोई बच्चा है इन द सेंस आप समझ लो 5-6 साल का है, अगर उसको कुछ पित्त का विकार हो गया तो फिर उसका वो तकलीफ जल्दी कम हो जाएगा। ये आप उसको बता सकते हो कि इसका प्रोग्नोसिस कैसा है। ठीक है, अभी अगर वहीं पर कोई मिडल एज है, मिडल एज को अगर कोई पित्त का विकार होता है तो उसको उसका प्रोग्नोसिस थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक होने में उसका व्याधि थोड़ा टाइम लेगा। तो पेशेंट है ना, कभी भी आते हैं तो फिर आपको सबसे पहले यही पूछेंगे कि कितना दिन मेडिसिन लेना है, कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। भी कोई प्रमेह का पेशेंट है, आयुर्वेद में प्रमेह अनुषंगिनाम ऐसा बोला है, मीन्स आप पूरा लाइफ टाइम ट्रीटमेंट लेते रहो। प्रमेह अनुषंगिनाम, जब तक आपका जीवन है तब तक आपका चलेगा। लेकिन अगर उसका प्रमेह, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रमेह उसका किस तरीके से डेवलप हुआ है, प्रमेह की संप्राप्ति जैसा डेवलप हुआ है या फिर उसका खाने पीने के हिसाब से जस्ट अपचनजन्य है। अगर अपचनजन्य है, प्रमेह में से आयुर्वेद का प्रमेह और जो शुगर डायबिटीज़ जो पेशेंट लेकर आते हैं ना वो पूरा टोटली डिफरेंट है। आयुर्वेद का जो प्रमेय है वो टोटल डिफरेंट है। उस तरीके का पेशेंट बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि पेशेंट जो है ना बहुत सारे व्याधि साथ में लेकर आते हैं, बहुत सारे हेतु उनके साथ में होता है। तो अगर उस तरीके का पेशेंट आता है तो वो नो डाउट अनुषंगी ही है, मीन्स वो बहुत टाइम तक ट्रीटमेंट लेना है। और फिर से यहाँ पर अगर प्रमेह मतलब उसका शुगर लेवल, प्रमेह भी बोलने से ज़्यादा है कि उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, कुछ दिनों से बढ़ा है, ठीक है, और जस्ट अभी उसने मेडिसिन एंटी डायबिटिक जो मेडिसिन है वो स्टार्ट की है या फिर नहीं की है। अगर स्टार्ट की है तो कितने दिनों से की है, ठीक है, अगर वो मेडिसिन स्टार्ट कर दी है तो फिर उसका ठीक होने में टाइम जाएगा। अगर मेडिसिन स्टार्ट नहीं की है, उसका व्याधि कुछ ही दिनों से है, तो फिर वो ठीक होने में उतना टाइम नहीं जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर उस तरीके के पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका जो प्रोग्नोसिस है वो किस तरीके का है। हम लोगों को पेशेंट को ही पूछना पड़ता है कि आपको ये तकलीफ, अभी जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट में दर्द होना ये मीन्स परिणाम शुल्क करके एक निदान आया हुआ है। परिणाम शुल्क करके निदान जो आया हुआ है उसमें क्या बोला है कि आपका खाने के कुछ घंटों के बाद में वो पेन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी अगर कोई उदर शूल लेकर आया हुआ है, वरना आप बिना कुछ सोचे समझे आपने ऐसी शंखवटी लिख के दे दिया, कुछ मेडिसिन दे दिया, लेकिन पेशेंट को ठीक नहीं लगेगा या फिर उस टाइम तक ठीक हो जाएगा, फिर से हो जाएगा वो तकलीफ। तो यहाँ पर अगर आपका निदान प्रॉपर है कि हाँ खाने के तुरंत बाद उसका पेन स्टार्ट होता है कि खाने के कुछ घंटों के बाद में स्टार्ट होता है,
तो इसके ऊपर से आप निदान कर सकते हो, उसके हिसाब से आपकी जो चिकित्सा है वो तुरंत बदल जाती है। तो ये सब जो है कि वयो अहोरात्रि भुगताना मीन्स हर एक चीज़ का आदि मध्य और अंत, ये जो है आदि कफ का, मध्य पित्त का और अंत जो है वो वात का। अब आयुर्वेद क्या बोलता है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। लोक पुरुष साम्य सिद्धांत मतलब क्या कि आप जो भी बाहर देख रहे हो, बाह्य सृष्टि में आप जो भी देख रहे हो वही आपके शरीर में वैसा ही है। अब हमारे सर हम लोगों को हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि स्प्राउट्स आजकल लोग बहुत ही खाते हैं ना। स्प्राउट्स मीन्स क्या कि जो भी आपकी दाल है वो भिगा देंगे, मसूर दाल है, मटकी दाल है, वो भिगा के रखेंगे और उसको स्प्राउट्स लेकर आएंगे। स्प्राउट्स आ गया कि उसके बाद में वो खाते हैं। अब वो जो है वो ना तो कच्चा है ना तो वो पूरा पका हुआ है, मीन्स उसका पूरा झाड़ भी बना नहीं है, जस्ट उसमें अंकुर मीन्स स्प्राउट्स आ गए, तो मिडल स्टेज है। ठीक है, मिडल स्टेज होने की वजह से मिडल स्टेज किसी भी चीज़ का मीन्स इवन उसका भी वो पित्त बढ़ाने वाला है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर पेशेंट आ रहा है कि उसको पित्त की तकलीफ है, अब उसका हेतु आपने देखा कि उसके हेतु में स्प्राउट्स खाने का हेतु बहुत ही टाइम से है, तो आप वो पेशेंट को समझा सकते हो कि ये जो है ये आपका जो पित्त बढ़ा हुआ है वो बाहर आप जो भी खा रहे हो वो पित्त बढ़ाने वाला है। तो इस तरीके से आपका जो मध्य है, मध्यकाल, अगर आप वही चीज़ बिना स्प्राउट्स लाए इसी तरीके से खाओगे तो वो पित्त नहीं बढ़ाएगा। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है मीन्स मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लेकिन हर एक चीज़ में ये श्लोक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्याधि कब निर्माण हो रहा है, या फिर आप अगर हेतु सेवन कर रहे हो, अगर किसी को पेन होता है, अगर संधि शूल है तो संधि शूल उसको कौन से टाइम पर है, सुबह के टाइम पर ज़्यादा है कि दिन में ज़्यादा है, दोपहर के टाइम पर या फिर रात में ज़्यादा है। अगर सुबह के टाइम पर ज़्यादा है मीन्स उसमें कफ ज़्यादा है। अगर वही उसका संधि शूल मिडल टाइम पे मतलब दिन के टाइम पर ज़्यादा है, मतलब उसमें आपको पित्त का विचार करना इम्पोर्टेंट है। और अगर रात में ज़्यादा होता है तो वहाँ पर आपका वात का विचार आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी तकलीफ है पेशेंट को तो आपको ये पूछना इम्पोर्टेंट है कि उसका वात पित्त कफ इनमें से क्या दूषित हुआ है, उसके हिसाब से आपका अंत मध्य दिगाह क्रमात् ये जो है ये आपको हमेशा ध्यान में रखकर उसका विचार करके आपको पेशेंट को पूछना है। तैर भवेद विषमस तीक्ष्णो मंदश्च अग्नि समय ही समः। अब यहाँ पर जो वात है, वात के कारण देखो ऊपर के श्लोक का नीचे रिलेशन है। ऊपर बोला उन्होंने वयो अहोरात्रि भुगतानम त्यंत मध्य दिगाह क्रमात्, उसके पहले का था विकृता अविकृता देहम ग्रंथि, उसके पहले वात पित्त कफ। अब यहाँ पर जो है वात पित्त कफ का ही पूरा का पूरा सब चालू है। ठीक है, विकृता अविकृता वात पित्त कफ से रिलेटेड, वयो अहोरात्रि भुगतानम वात पित्त कफ से रिलेटेड। फिर ये जो श्लोक नंबर 8 है तैर भवेद विषमस तीक्ष्णो मंदश्चाग्नि समय ही समः, ये भी वात पित्त कफ से रिलेटेड। मीन्स अगर वात ज़्यादा है तो विषम, पित्त ज़्यादा है तो तीक्ष्ण और कफ ज़्यादा है तो मंद अग्नि। ये वात पित्त कफ के, और अगर समान है तो समान अग्नि। आजकल समान अग्नि वाला देखने के लिए कोई भी नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर पित्त दूषित है, कोई बोलेगा मुझे हर 1-1, 2-2 घंटे के ऊपर भूख लगती है, तो यहाँ पर उसका तीक्ष्ण अग्नि है। ठीक है, तो यहाँ पर वो खा लेगा, आप उसको बोलोगे नहीं तेरा तो तीक्ष्ण अग्नि तो खा, तो यहाँ पर उसका जो खाना है पित्त के हिसाब से ये विकृत है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को आप ये बोल के नहीं छोड़ सकते हो कि हाँ आपका पित्त है तो फिर आपको भूख ज़्यादा लगेगा ही। आपको यहाँ पर उसको पित्त प्राकृत करने के लिए कुछ तो करना जरूरी है। अभी वात वाला है वो क्या बोलेगा कि मुझे कभी भूख लगता है कभी नहीं लगता है। अभी विषम अग्नि है वो बोलेगा मुझे रात के 12 बजे भूख लगता है, रात के 2-3 बजे भूख लगता है, तो उस टाइम पर खाना ये विकृति ही निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आपको उसका वात प्राकृत करके उसका जो विषम अग्नि है उसको सम लाना है, बिकॉज आयुर्वेद का मेन उद्देश्य यही है कि समधातु मलक्रिया। ठीक है, तो आपको उसको सम करके उसको ठीक करना है। कोष्ठ क्रूरो मृदुर मध्यो मध्य साते ही समयरपि। अब यहाँ पर ये कोष्ठ क्रूरो,
क्रूर कब रहेगा, फिर से ये वात पित्त कफ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर वात ज़्यादा है तो क्रूर, पित्त ज़्यादा है तो मृदु, और कफ ज़्यादा है तो मध्यम। अब ये कोष्ठ का इम्पोर्टेंस कहाँ पर है, तो आगे जाके ना विरेचन करके अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, अभी जैसे मैंने बताया कि सूत्र स्थान है ना, तो ये हर जगह पे एक दूसरे को जोड़ता है। तो वो जो विरेचन में आपको पेशेंट को अगर विरेचन करना है तो आप उसको विरेचन के लिए क्या दोगे, ये उसकी कोष्ठ के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी अगर सपोज क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है, आप उसको विरेचन के लिए मीन्स उसको विरेचन मतलब क्या कि उसको लूज मोशन करके हम लोगों को ट्रीटमेंट करना है। विरेचन एक पंचकर्म का प्रकार है, ठीक है। अगर आपको उसको विरेचन करना है और उसको ठीक करना है, क्रूर कोष्ठ का व्यक्ति है आपका पेशेंट जो है वो क्रूर कोष्ठ का है, आप उसको विरेचन के लिए दोगे सिर्फ काला किशमिश, उसको विरेचन होगा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उसके दोष जो है वो उत्क्लेश भी नहीं होंगे शायद। अब यहाँ पर सपोज कोई मृदु कोष्ठ का व्यक्ति है, ठीक है, मतलब पित्त दोष अगर ज़्यादा रहेगा तो मृदु कोष्ठ के व्यक्ति होते हैं। मृदु कोष्ठ के व्यक्ति को आपने कुछ ध्यान नहीं दिया, आपको देना है विरेचन, आपने दे दिया उसको इच्छा भेदी रस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका कि इच्छा भेदी रस दे दिया मृदु कोष्ठ का व्यक्ति, उसको विरेचन बहुत ही ज़्यादा होगा, बल हानि हो जाएगी, दोष अति मात्रा में निकल जाएंगे, ये अतियोग हो जाएगा, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको वो कॉम्प्लिकेशंस ठीक करना पड़ेगा। अब वो कॉम्प्लिकेशन में भी फिर से अतिसार मतलब जो है अतिसार के जैसे मीन्स रक्त वर्ण के या फिर ब्लड उसमें से जाना, इस तरीके के लक्षण, या फिर वात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर से आपको वात व्याधि की चिकित्सा जो है उस तरीके से वहाँ पर ब्रूहण वगैरह सब करनी पड़ेगी, ठीक है। ये विरेचन जहाँ जहाँ पर भी अलग अलग व्याधि में आया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये जो रिलेशन है ना क्रूर कोष्ठ, मृदु कोष्ठ, मध्य कोष्ठ, इसका रिलेशन आप लोगों को लगाना पड़ता है। आप विसर्प है, वात रक्त है, वात रक्त में भी विरेचन करने के लिए बोला हुआ है। विसर्प का पेशेंट है उसमें अगर आपको विरेचन करना है, कुष्ठ का पेशेंट है अगर आपको उसमें विरेचन करना है, तो विरेचन कैसे करना है ये आपको विरेचन के सूत्र स्थान से पता चलेगा, मीन्स जो सूत्र स्थान में जो अध्याय है विरेचन अध्याय वहाँ से। लेकिन विरेचन अध्याय का जो आपको उस तरीके का कोष्ठ पेशेंट का किस तरीके का है, उसे किस तरीके का विरेचन देना है, ये आपको पहले अध्याय से पता चलता है। अगर आप लोगों को बीच में कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो आप चैट बॉक्स के ऊपर डालते जाइए, हम लोग लास्ट में एक 10-15 मिनट का सेशन रखेंगे जिसमें हम डाउट सॉल्व करेंगे। शुक्रार्तो स्थैर्जन्मादो विषेणेव विशीकृमेहि तैश्च तिस्रः प्रकृतयो हीन मध्योत्तमः पृथक् समधातुः समस्तासु श्रेष्ठा निंदा द्विदोषजाः, ठीक है। अब यहाँ पर जिस प्रकार विष से विषकृमि उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार जन्म के समय में शुक्र और आर्तव में स्थित वात पित्त कफ से मनुष्य की 3 प्रकृति बनती है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये हम लोग 11th-12th में तो पढ़ लेते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें से ओम आ गया, यहाँ से स्पर्म आ गया, जाइगोट फॉर्म हो गया, कि वो जाइगोट फॉर्म होकर आगे उसका डेवलपमेंट होके बेबी हो जाता है। आयुर्वेद में शुक्र और आर्तव, ठीक है, ये 2 बीज बोले हैं। उसमें भी यहाँ पर और डिटेल में किस तरीके से बताया है कि वहाँ पर उस टाइम पे किस तरीके का आपका वात पित्त कफ दोष की किस तरीके की स्थिति है, उसके ऊपर से आपकी होने वाले बच्चे की प्रकृति किस तरीके की होगी ये डिसाइड हो जाता है। कि अब ये प्रकृतियाँ जो है तैश्च तीसरा प्रकृति हीन मध्य उत्तम पृथक। अब ये जो प्रकृति है हीन मध्य या फिर उत्तम, अगर वात प्रकृति है तो वो हीन, पित्त जो है वो मध्य, कफ जो है वो उत्तम। अब यहाँ पर इंफीरियर फील होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं वात प्रकृति हूँ तो मैं हीन हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वात के बहुत सारे कर्म जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। ये हीन होना मतलब क्या कि उनका जो बल है ना वो थोड़ा कम होता है, ठीक है। अभी कफ जो है ना वो बल ज़्यादा देने वाला है, शरीर का बल ज़्यादा होता है,
तो अब यहाँ पर कफ वालों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका बल उनका बल बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब उनका जो कफ है वो, उसके साथ में और कौन सा दोष है, उसके साथ में अनुबंध दोष कौन सा है। कोई भी एक ही दोष नहीं होता है शरीर में, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि मैं वात प्रकृति की हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ वात प्रकृति है, सिर्फ और सिर्फ वात है। मेरे शरीर में पित्त भी है, मेरे शरीर में कफ भी है, ठीक है। अब उसमें से वात प्रधान है, ओके, वात प्रधान है, तो मैं उस वात का यूज़ अपने लिए किस तरीके से करके ले सकती हूँ। अगर मैं उसका यूज़ करके लेती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अभी अगर कोई पित्त प्रधान है, तो पित्त प्रधान में शौर्य ऐसा एक वर्ड आया हुआ है, मीन्स उसके कर्म में शौर्य तनु मार्दवही ऐसा वर्ड है। तो ये जो है ना, शौर्य मतलब क्या कि किसी भी चीज़ को करने के लिए साहस, शौर्य चाहिए। ये कफ प्रकृति का बल बहुत अच्छा है, उनमें शौर्य नहीं रहेगा, वो मंद होके बैठे रहेंगे कि नहीं हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन पित्त प्रकृति वालों में वो शौर्य होता है कि किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेना, किसी भी चीज़ में शौर्य दिखाना, ये जो है वो पित्त प्रकृति वाले कर सकते हैं। वात में विचार करने की क्षमता जो है ना बहुत ही अच्छी होती है, कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड विचार करना अलग अलग, तो ये विचार जो है ना वो वात का कर्म में है। तो आप किस तरीके से अपने प्रकृति का या फिर अपने आपके जो भी दोष है उसका किस तरीके से यूज़ करके ले सकते हो, क्योंकि वात पित्त कफ जो है ना वो सिर्फ दोष नहीं है, वो शरीर का धारण भी करते हैं, उसको धातु भी बोला गया है। तो ये डिपेंड करता है। समधातु समस्तासु, सी जब ये वात पित्त कफ अगर तीनों समान है तो ये सम प्रकृति है। देखो यहाँ पर उनको समधातु बोला है, अगर वो समान है तो वो धातु निंद्या द्विदोषजाहा, ठीक है। अगर दो दोष से बना है तो वो निंद्य प्रकृति है। अब यहाँ पर वायु के गुण, तत्र वृक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। अब यहाँ पर वायु के ये सारे गुण बोले हैं। अब ये जो वायु के जो गुण हैं या फिर पित्त के गुण, कफ के गुण, ये सब आएंगे आगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कैसे कि पेशेंट अगर सपोज आपके पास में कुछ तकलीफ लेकर आता है, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि पित्त जो है वो पांडु का मैंने आपको एग्जांपल दिया, रक्त पित्त का एग्जांपल दिया, विसर्प का एग्जांपल दिया, ठीक है। अभी ये पित्त जो है वो हम लोगों ने समझ लिया कि 3 व्याधि निर्माण कर रहा है। अब हम यहाँ पर वात के बारे में बात करें तो हम वात का देखते हैं, ठीक है। तत्र वृक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो अनिलः। तो यहाँ पर वात जो है वो वृक्ष गुण से बढ़ा है। अगर सपोज आप के पास में पेशेंट आया हुआ है कि उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस है और उसके शरीर में मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, मीन्स मोशन क्लियर नहीं हो रहा, उसका पेट साफ नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि उसके शरीर में मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये किस चीज़ की वजह से है, ठीक है। अब यहाँ पर उसका वात का स्तंभने शीताहा, शीत गुण जो है ना वो स्तंभन करता है। ये गुण बढ़ा हुआ है कि वहाँ पर उसका रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, शोषणे रुक्षाहा, ठीक है। मीन्स मल का अगर शोषण हो गया, मल का शोषण हो गया मीन्स क्या कि जो स्टूल होता है ना उसमें भी स्नेह होता है। तो अगर आप लोगों को दोष धातु मल ये पता है, तो मल जो है ना वो धातु के भी मल अलग अलग हैं। तो अक्षी विट स्नेह ये जो है मज्जा का मल है ना। तो विट स्नेह मतलब क्या कि पुरुष का स्नेह अगर उसका शोषण हो गया है, अगर उसका शोषण हुआ मतलब वृक्ष गुण बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उसके शरीर में स्तंभने शीताहा हुआ है कि शोषणे रुक्षा हुआ है कि अभी लघु देखेंगे हम लोग कि बहुत टाइम उपवास किया है, शरीर में लघुता आ गया है कि लघु गुण है ज़्यादा, ठीक है। तो कौन से गुण की वजह से, कौन सा गुण बढ़ने की वजह से उसको मलबद्धता या फिर कॉन्स्टिपेशन हुआ है, ये हम लोगों को देखना है। समझ में आ गया। अब चिकित्सा यहाँ पर सबकी बदल जाती है। अगर यहाँ पर वृक्ष गुण बढ़ने की वजह से अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको स्नेह दोगे,
चिकित्सा में। अगर यहाँ पर उसको शीत गुण बढ़ने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको वहाँ पर स्वेदन दोगे या फिर कुछ दीपन पाचन करने वाले थोड़े से उष्ण द्रव्य दोगे, ठीक है। अगर वहाँ पर उसका लघु मतलब बहुत ज़्यादा उपवास करने की वजह से अगर उसका कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो आपको वहाँ पर उसको क्या बोलना है कि आप ब्रूहण करने वाला कुछ लो। यहाँ पर अगर बहुत उपवास करने के बाद में हुआ है तो आप तुरंत उसको कुछ तो एकदम गुरु अन्न नहीं दे सकते, तो यहाँ पर आप उसको दूध वगैरह जैसे जो कि आपका वात भी कम करेगा, ठीक है, आपका ब्रूहण भी करेगा और प्लस शरीर में स्नेह भी बढ़ाएगा, इस तरीके का कुछ दोगे। तो देखो वात ही बढ़ा हुआ है शरीर में, एक ही तकलीफ है कॉन्स्टिपेशन, लेकिन गुण अलग अलग है, चिकित्सा अलग अलग हो गई है ना। तो ये जो है ये वात के गुण इस तरीके से इम्पोर्टेंट है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। अभी यहाँ पर सूक्ष्म चलो अनिलः, अभी देखो यहाँ पर स्तंभने शीता बोला है, फिर से चलो गुण भी आया हुआ है, शीत गुण है और फिर से चलो गुण। अभी आप अगर अतिसार मीन्स लूज मोशन का पेशेंट है अगर सपोज, तो उसमें वात गुण पेशेंट का बढ़ा होता है कि वात जो है ना वो बढ़ता है और फिर वो जो है सारे के सारे दोषों को पक्वाशय में लेकर आता है और फिर मोशन जो है द्रव गुण से उसको बाहर निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पर वात बढ़ा हुआ है, वात बढ़ने की वजह से अब उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता था, लेकिन हुआ है उसको लूज मोशन। तो यहाँ पर उसका हम लोगों को चलो गुण का भी विचार करना चाहिए। तो दोष एक ही है लेकिन वो अलग अलग तरीके के व्याधि निर्माण कर सकता है। अब वो व्याधि कौन सा निर्माण करेगा ये उसके गुण के ऊपर डिपेंड है, और उसका जो गुण है जो बढ़ा हुआ है उसके विपरीत आपको चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट है पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ये पित्त जो है वो सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव गुण का है। अब देखो पित्त जो है वो सस्नेह, सस्नेह मतलब उसमें स्नेह है लेकिन थोड़ा कम है, वहीं पर कफ में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्र, सर और द्रव। अब यहाँ पर जो द्रव गुण है ना इसका एक मैं आपको बता दूं कि ये पित्त का जो कर्म पित्त जो है उसके स्थान जो बोले हैं नाभि आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसः, तो पित्त के स्थान में रस और रक्त ये दोनों का समावेश किया हुआ है। नाभि आमाशय स्वेद लसिका रुधिर, रुधिर मतलब रक्त और रस, ठीक है। तो रस और रक्त ये दोनों भी पित्त मतलब पित्त का स्थान है, ठीक है। अब उसके बाद में फिर से वात का अस्थि से रिलेशन है और बाकी जो भी बचे वो कफ से रिलेटेड है, ये। तो यहाँ पर जो द्रव धातु है वो पित्त। अभी देखो यहाँ पर पित्त जो है ये रस और रक्त दोनों से, अभी अगर सपोज रस क्षय हो गया पेशेंट को रुक्षता बढ़ेगा, ठीक है। अभी रसवह स्रोतस के व्याधि में अभी यहाँ पर पांडु आया हुआ है, ठीक है, पांडु आया हुआ है। फिर से देखो उन्होंने पांडु की संप्राप्ति में उन्होंने बोला है पित्त प्रधान हो कुपिता। हम लोगों को काफ़ी समय ये क्वेश्चन आता है कि अगर वो रसवह स्रोतस का व्याधि है पांडु, तो फिर वो रसमल कफ है, रस का रिलेशन रसोपि श्लेष्मवत इस तरीके से बोलते हैं, तो यहाँ पर श्लेष्मा से रिलेटेड क्यों नहीं, उन्होंने पित्त प्रधान हो कुपिता ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये पित्त का स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी पांडु
में उन्होंने पित्त प्रधान कुपिता ऐसे बोला है। अभी रस के आश्रय से कार्य करने वाला जो है वो पित्त है। फिर से अभी यहाँ पर रक्त का रिलेशन कैसे आ जाता है कि रस जो है, रस के ऊपर ही रंजक पित्त काम करके उसको रक्त में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो और फिर से रस जो है उसका रिलेशन जो है वो त्वचा से है। मीन्स जहाँ पर रससार बोला है वहाँ पर उन्होंने त्वकसार लिया है। ठीक है, तो उसका रिलेशन त्वचा से है। तो इस तरीके से रस, रक्त, ये जो है भ्राजक पित्त यहाँ पर स्किन में रहता है, प्लस रंजक पित्त जो है वो रस को रक्त में कन्वर्ट करता है। अभी यहाँ पर सर्वगुण बोला है पित्त का। ठीक है, पित्त का सर्वगुण है। तो जहाँ पर में सभी कुछ द्रव्य होते हैं कि जो सर्वगुण से अनुलोमन करेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बोलेंगे कि हमें शोधन देना है, मीन्स विरेचन देना है पेशेंट को, तो यहाँ पर अगर आप द्रव्य किस तरीके का चूज करोगे, अगर वो सिर्फ और सिर्फ सर्वगुण का होगा तो उसका शोधन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर शोधन करने के लिए आपको उसके साथ में तीक्ष्ण गुण की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये हम लोग किस तरीके से चिकित्सा में ये यूज़ करके लेते हैं कि आप लोगों को जब चिकित्सा करनी है तो आप लोगों को किस तरीके से द्रव्य, अभी हमारे शरीर में कौन से दोष धातु मल दूषित हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग चिकित्सा करेंगे। इसके साथ में हम चिकित्सा करते टाइम पे हम लोग द्रव्य से चिकित्सा करते हैं, हम लोग द्रव्य देते हैं। तो द्रव्य किस तरीके के गुण वाले देने हैं तो वो हमारा इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। अगर अर्श का पेशेंट है सपोज, ठीक है, अर्श का पेशेंट है या फिर रक्त पित्त का पेशेंट है। अर्श के पेशेंट को बहुत दिनों से तकलीफ है। ठीक है, उसको ब्लीडिंग होता है पाइल्स में से, लेकिन क्या हमेशा होता है? नहीं। उसको ब्लीडिंग कब होगा? उसने कुछ तो मिर्ची खाया, कुछ स्पाइसी खाया, मतलब वहाँ पर तीक्ष्ण गुण का उसने कुछ खाया तो उसको वहाँ पर ब्लीडिंग होगा, अदरवाइज फिर नहीं होगा। तो ये जो है ना, यहाँ पर उसका रक्तार्श है, तो वो रक्तार्श कौन से गुण से बढ़ रहा है? तीक्ष्ण गुण से बढ़ रहा है। अभी अगर रक्त पित्त का पेशेंट है, रक्त पित्त के पेशेंट में आपको जो भी सिम्टम्स दिए हैं, शिरोगुरुतम, अरुचि, शीतेच्छा, धूमक, अम्लक, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लक्षण हैं। रक्त पित्त के पेशेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये नहीं देखने को मिलता है कि उनमें ब्लीडिंग हो रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपके पास में पेशेंट जो है वो व्यक्तावस्था में, व्यक्तावस्था मतलब क्या कि ब्लीडिंग हो रहा है यही स्टेज में आए। ठीक है, उसके उन्होंने गोद मार्ग से या फिर मुंह से, मीन्स अगर ऊर्ध्वक रक्त पित्त है तो ऊपर के मार्ग से ब्लड आना, अगर अधोक रक्त पित्त है तो नीचे के मार्ग से रक्त आना, इस तरीके से उन्होंने बोला हुआ है। तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि उनमें वो व्यक्तावस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि पेशेंट रक्त पित्त का है या फिर किस तरीके का है? तो यहाँ पे उसको ये पूर्व रूप के व्याधि है, पूर्व रूप के जो भी लक्षण है वो आपको पेशेंट में देखने को मिल रहा है। इन पेशेंट क्या बोलेगा कि मैंने अगर कभी कुछ तीखा खा लिया तो मुझे गुददाह होता है। तो यहाँ पर कैसे है कि भले उसको अभी वो व्यक्तावस्था नहीं है कि वहाँ पर उसको ब्लीडिंग नहीं हो रहा है नीचे से, लेकिन अगर तीखा खाया तो वहाँ पर उसका जो तीखा खाने की वजह से, जो तीक्ष्ण गुण की वजह से, तीक्ष्ण उष्ण गुण की वजह से जो रक्त है वो पतला हो रहा है, रक्त पित्त जैसी व्याधि बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से ये जो गुण है उसका विचार आगे जाके निदान चिकित्सा में हो जाएगा। उस टाइम पे हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। स्निग्ध शीतो गुरुनंद श्लक्ष्णु मृत्स्न स्थिर कफः। अब स्निग्ध देखो, कफ में उन्होंने स्निग्ध लिया है, पित्त में उन्होंने सस्नेह लिया है। ठीक है, मीन्स अगर कोई स्निग्ध चीज़ ज़्यादा खाता है तो उसका बहुत ज़्यादा खा रहा है तो कफ बढ़ेगा। अगर सस्नेह है मीन्स कम है तो उसका वो पित्त से रिलेटेड है। ठीक है, शीतो, अब यहाँ पर शीत गुण जो है वो वात में भी आया है और प्लस कफ में भी आया हुआ है। तो ये जो है अभी
जैसे कि आपने बर्फ़ ले लिया, हाथ में आपने बर्फ़ लिया हुआ है, वो बर्फ़ ठंडा है, वो घन है, घन स्वरूप का है, जब तक उसमें घनता है तो फिर वो क्या है, वो पृथ्वी महाभूत उसमें ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर जो है स्थिर है, तो वो कफ ज़्यादा बढ़ाने वाला है, वहीं पर उसके साथ में वो द्रव हो गया, ठीक है। भी जो पानी है, हम लोगों ने बर्फ़ का एग्जाम्पल लिया है, तो इसमें आप महाभूत है, आप महाभूत स्निग्ध गुण का भी होता है भी। अगर वो ठंडा पानी है तो फिर वो जो है वो चला जाएगा सरगुण में, समझ में आ गया। और अगर वहीं पर थोड़ा सा आपने उसको गर्म कर दिया तो वो पित्त बढ़ाने वाला हो जाएगा। संसर्गः सन्निपातश्च तद्विद्वित्रिशय कोपतः। अब यहाँ पर ये जो है दो दोष जो है वो मिलकर संसर्ग करेंगे और तीनों मिल गए तो वो सन्निपात। रस अश्रुक मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्राणी धातवः। अब ये जो 7 दुष्य बोले हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 दुष्य, और इसको ही इन्होंने सप्त दुष्यः मीन्स ये जो धातु है ये शरीर का धारण करते हैं, और जब वात पित्त कफ दूषित होंगे तो ये इनको दूषित करेंगे और वो शरीर में जाकर व्याधि निर्माण करेंगे, और ये जो धातु है उसको दुष्य हम लोग कहेंगे। ये धातु के बारे में डिटेल में आगे आते जाएगा, इसके बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल जस्ट थोड़ा बहुत देखेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें जैसे जैसे इसका रिलेशन आएगा हम लोग यहाँ से देखते जाएंगे। मला मूत्र शकृत स्वेद आदयो अपि च। मल है तो मूत्र शकृत स्वेद आदि जो है वो मल है। अब यहाँ पर इन्होंने अपि च बोला है, मूत्र शकृत स्वेद आदयो अपि च। अपि मतलब क्या कि यहाँ पर मूत्र शकृत स्वेद आदि जो है वो मल है, तो यहाँ पर आदि में क्या आ जाता है कि ये सब जो धातु है इनके भी मल यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। मीन्स रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त, फिर इसके बाद में मांस का जो है वो खमल मीन्स नासिका आदि से जो मल निकल रहा है वो मांस का मल, फिर जो मेद का है वो स्वेद, फिर नख रोम ये सब जो है वो अस्थि का मल, और अक्षी और वेट स्नेह, अक्षी और वेट स्नेह जो है ये मज्जा का मल। तो ये सब जो है ये सब यहाँ पर मल है। अब ये मल कब हो जाते हैं कि जब दोष धातु दोष जो है इनको दूषित कर रहा है, तो फिर यहाँ पर वो मल की संज्ञा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब जो ये जो स्वेद है ना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट स्वेद और मेद, मेद जो है मेद का स्वेद जो है वो मल बोला है। फिर से वेदवाहनम स्रोतसा मेदो मूलम लोमकूपाश्च, मतलब स्वेद वह स्रोतस का जो मूल स्थान है उसमें मेद उन्होंने लिया है, ठीक है। और फिर मेद का मल उन्होंने स्वेद बोला है। तो और ये जो स्वेद है ना वो फिर से आपका जो मूत्र है शकृत है वो एक मार्ग से निकलता है, लेकिन जो स्वेद है वो पूरे शरीर से निकलता है। तो आपके शरीर का मल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग काफ़ी समय पेशेंट में स्वेद के बारे में ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा जो पेशेंट का जब हम हिस्ट्री लेते तो उनका स्वेद किस तरीके का है, स्वेद उनको आता है या नहीं आता है, ये बहुत ही हमारे डायग्नोसिस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज अब अगर आप देखोगे ना तो मेद जो है वो बीज का धातु है, रस रक्त मांस, ठीक है, ये 3 धातु, देन मेद और फिर अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये जो मेद है वो पहले की 3 धातु और बाद की 3 धातु इनको मेंटेन करता है। मेद को लेके एक अकेला अध्याय, इस संतर्पण अपतर्पण जो अध्याय है वो एक अकेला अध्याय सिर्फ और सिर्फ मेद से रिलेटेड है। मीन्स अगर मेद अगर ज़्यादा है, मीन्स अति स्थूल अति कृश जो है
मीन्स अगर आप इसकी संप्राप्ति देखोगे तो उन्होंने मेद से रिलेटेड लिया है। तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक धातु से रिलेटेड उन्होंने एक अकेला अध्याय उन्होंने लिया हुआ है मेद का, और फिर वहाँ पर वो स्वेद का जो है उसका मेद का मल स्वेद, फिर उसके बाद में स्वेदवाहनम स्रोतसा मेदो मूलम लोमक उपाश्च, स्वेद का मूल स्थान मेद हो रहा है। और फिर से मेद अगर आप देखोगे तो जहाँ पर मेद के बाद में अस्थि मज्जा शुक्र यहाँ पर जब आता है तो अस्थि वाहनम स्रोतसाम मेदो मूलम जघनम च, है ना। और फिर उसके बाद में जब यहाँ पर अस्थि के बाद में मज्जा आता है तो मज्जा वाहनम स्रोतसाम अस्थि मूलम संदयश्च, इस तरीके से वो बोलते हैं। मतलब क्या कि जहाँ पर अस्थि आया हुआ है तो अस्थि वाहनम स्रोतसाम में उन्होंने मेद को इंक्लूड किया है। ओके, मतलब अस्थि में आपका मेद आ गया, और फिर से जब मज्जा बोलते हैं तो मज्जा बोलते टाइम पे वो अस्थि मूलम संदयश्च, मीन्स वहाँ पर अस्थि आ गया, अस्थि आ गया मतलब फिर से वहाँ पर मेद भी आ गया। मीन्स ये जो मेद है उसका, अगर आपका मेद अकेला हैम्पर होता है तो वो मेद हैम्पर होने की वजह से, मेद आपका वो विकृत होने की वजह से वो आपको अकेला विकृत नहीं होगा, वो आपके अस्थि और मज्जा को भी विकृत करेगा। आप लोगों को मैं एक होमवर्क देती हूँ, आप नेक्स्ट टाइम है ना चरक चिकित्सा स्थान 15वां अध्याय में एक मतलब पूरा आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसमें एक मैं आपको श्लोक नंबर भी चाहिए तो ग्रुप के ऊपर मैसेज कर दूँगी, ठीक है। जहाँ पर धातु की निर्मिति कैसे होती है, रस से रक्त कैसे बन रहा है, रक्त से मांस कैसे बन रहा है, मांस से मेद कैसे बन रहा है, ये उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप अगर वो पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है कि मेद जो है, मेद का ही जो स्नेह है, मेद का स्नेह जो है वही अस्थि और मज्जा में आता है। मीन्स मज्जा का जो स्नेह है ना, वो मज्जा का स्नेह अलग नहीं है, वो मेद का ही स्नेह है जो मज्जा में आया है। तो मेद धातु जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इसका कोरिलेशन जब लगाओगे, आप जब प्रैक्टिस के लिए बैठोगे तो फिर आपको समझ में आएगा। मीन्स अभी मेदोधरा कला है तो फिर वहाँ पर उन्होंने स्थूलास्तिषु अस्तिषु विशेषेण च मज्जा भवती और अथितरेषु सर्वेषु सरक्तमेद उच्यते, उन्होंने बोला है। मीन्स स्थूल अस्थि में मज्जा होता है, ठीक है। और अथितरेषु सर्वेषु अथ इतरेषु मतलब बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं, बाकी जितनी भी संधि है उसमें सरक्तमेद उच्यते, उन्होंने ऐसा बोला है। मीन्स देखो बड़े जॉइंट्स हैं उसमें उन्होंने मज्जा लिया है, ठीक है, छोटे जॉइंट्स में उन्होंने मेद लिया हुआ है। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बोन्स के अंदर जो रहता है बोन मैरो, है ना, तो हम लोग उसको मज्जा बोलते हैं। हम लोगों को कॉलेज में यही सिखाया जाता है कि बोन मैरो जो बोन्स के अंदर है वो मज्जा है। अब यहाँ पर हमारे आचार्य क्या बोलते हैं कि जो छोटे संधि के अंदर है वो सरक्तमेद है। तो फिर ये उन्होंने तो पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया, साइंस ही चेंज कर दिया। तो यहाँ पर जो मेद है ना, मेद का ही स्नेह मज्जा है। मीन्स वो वहाँ पर मेद ही है जो वहाँ पर काम कर रहा है। तो यहाँ पर कैसे है कि अगर आपके पास में जॉइंट्स पेन का पेशेंट आता है, जॉइंट्स पेन का पेशेंट में सी आपको भी यहाँ पर इसके स्वेद का भी विचार करना है फिर से। अभी अगर जॉइंट्स पेन का पेशेंट आता है, उसके छोटे जॉइंट्स में पेन है, तो आपको वहाँ पर रक्त और मेद का ज़्यादा विचार करना है। अगर उसके बड़े जॉइंट्स में पेन है तो आपका संप्राप्ति मज्जा तक गया है, आपको वहाँ पर मज्जा का भी विचार करना है, मेद अस्थि मज्जा तीनों का विचार करना है, ठीक है। अब यहाँ पर छोटे जॉइंट्स में मीन्स वात रक्त में उन्होंने बोला है कि पर्व संधि में दुखता है, वहाँ पर पर्व संधि से पेन चालू होता है। तो आप लोग क्या सिर्फ वात और रक्त की ट्रीटमेंट करोगे? फ़र्क नहीं पड़ता है पेशेंट को। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर ये चीज़ जो है ना वो छोड़ देते हैं। इस कुछ समय पहले ना मैं जब भी सर के पास में जाती हूँ तो सर के पास में एक पेशेंट आती थी कि जिसका वज़न बहुत ही ज़्यादा था। मीन्स पेशेंट स्थूल थी, और वो पेशेंट स्थूल थी और उसको काफ़ी दिनों से कटिशूल था। कटिशूल मीन्स लंबर पेन था उसको, ठीक है, लंबर रीजन में उसको पेन था।
सर ने भी उसको कुछ दिन तक मेडिसिन दी है, उसको पेन वो नहीं कम हो रहा था उतना, मीन्स बाकी के जो भी पेन थे ना वो उसके कम होते जा रहे थे, लेकिन उसका वो जो पेन था वो कम नहीं हो रहा था। तो सर ने क्या किया उसको कि उसको जो मेदोपाचक और रक्तपाचक ये दो चीज़ सर ने उसको वर्तमान मात्रा में दी, और वो जैसे ही उसको दिया तो उसका एक ही फॉलोअप में उसका पेन पूरा का पूरा चला गया। तो उस टाइम पर जब हमने सर से क्वेश्चन पूछा कि सर उसको जॉइंट मतलब कटी शूल है, आपने उसको रक्तपाचक और मेदोपाचक आपने वर्तमान मात्रा में क्यों दिया है, तो सर ने उस टाइम पे हम लोगों को यही कहा कि यहाँ पर हम लोग रक्त और मेद का जो विचार है ना वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर उसका, और प्लस वो पेशेंट स्थूल है, इस वजह से उसको जब हमने रक्त और मेदोपाचक वर्तमान मात्रा में दिया तो उसका वो पेन जो है पूरा चला गया। तो मेद धातु जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और कहीं पर भी मीन्स आपका रस, रक्त, मांस, मेद वगैरह है, रक्त का काम उन्होंने जीवन बोला है, ठीक है, रक्त इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेद एक अकेला ऐसा धातु है ना कि जो उन्होंने आगे भी अस्थि और मज्जा में भी उन्होंने फिर से वो इंक्लूड किया हुआ है। वृद्धि समानी सर्वेशम विपरीत विपर्ययः, ठीक है, ये सारे के सारे दोष, दुष्य और मल की समान कारणों से वृद्धि होती है और विपरीत कारणों से ह्रास होता है। हम यहाँ पर रुकते हैं। अगर किसी को